अपनी जिंदगी का, अपने GIGL का अपन चालू करेंगे। कितवा चैप्टर बेटा? तीसरा। तुम लोग मेरे साथ खोल लो बेटा एविडेंस एक्ट, नए मॉड्यूल का 8वां चैप्टर है ये। और अगर कोई ओल्ड सिलेबस का बच्चा देख रहा ही है तो तुम्हारे हिसाब से चैप्टर देख लो बेटा, है ना। तो चल लेट अस स्टार्ट। ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। साला बहुत तकलीफदायक है भाई ये, इसको हर जगह से एडजस्टमेंट लगती है ना। तुम्हारी आइटमों की तरह तुम्हारी आइटमों को भी एडजस्टमेंट लगती जीवन में, है ना। जो वो बोलेंगे वही सही। कुछ कुछ सिंगल लोग बोल रहे होंगे कि सर आइटम ही नहीं है, कोई बात नहीं बेटा मिल जाएंगी। कभी ना किसी को कुछ ना कुछ मिलना ही है लाइफ में, है ना। तो चलो लेट अस स्टार्ट। और अपन चालू करने जा रहे हैं बेटा नया चैप्टर जिसका नाम है लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस। ठीक है। अब देखो चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। चैप्टर ये बोलता है कि भाई जो भी प्रूफ, जैसा भी प्रूफ, जब तक तुम लोग उसका सबूत नहीं दोगे, क्या नहीं दोगे? सबूत, तब तक वो सबूत को लीगल नहीं माना जाएगा। तब तक वो सबूत को लीगल नहीं माना जाएगा, है ना। अपन ने भी बहुत सारे पिक्चर में ये बातें देखी है बेटा कि कोर्ट क्या मांगता है? सबूत मांगता है। कोर्ट क्या मांगता है? सबूत मांगता है। सबूत मतलब यहाँ पे क्या होता है? सबूत मतलब यहाँ पे क्या होता है? एविडेंस, है ना। तो जब कोर्ट में प्रोसीडिंग होंगी, जब कोर्ट में क्या होंगी बेटा? प्रोसीडिंग, उसको बोला जाता है जुडिशियल प्रोसीडिंग। कैसी प्रोसीडिंग? जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो कोर्ट में जब जुडिशियल प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग मतलब दोनों पार्टीज कहाँ पे पहुंच चुकी है? कोर्ट ऑफ लॉ में। दोनों पार्टीज, अब दोनों पार्टीज कौन है ये अपने सबको पता है। एक होता है क्लेम करने वाला, दैट इज प्लेंटिफ, जिसके साथ कांड हुआ है। और एक होता है खुद को डिफेंड करने वाला, जिसने कांड किया है। ठीक है। तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पहुंच जाते हैं बेटा कहाँ पे? कोर्ट में। कौन सी प्रोसीडिंग के लिए? जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए। तो जब दोनों पहुंच जाएंगे वहां पे तो कोर्ट डायरेक्ट कोई अवार्ड, डिग्री, ऑर्डर या डिग्री पास करने वाला नहीं है। कोर्ट बोलेगा पहले तो तुम लोग विटनेस को लेके आओ, गवाही, है ना। और जब विटनेस आता है तो विटनेस एक तो ओरल एविडेंस लेके आता है या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आता है। ठीक है। ये सारी चीजों को देखते हुए, मतलब ये ओरल और डॉक्यूमेंट्री चीजों को देखते हुए ही क्या किया जाता है बेटा? कोर्ट का ऑर्डर या फिर डिग्री दिया जाता है। तो एविडेंस समझ में आ रहा है? सबूत पेश करना किसके सामने? सबूत, सबूत पेश करना बेटा कोर्ट के सामने। ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। क्या बोलता है देखो इंट्रोडक्शन। ये कोड लाने का एक्चुअल जो जरिया था वो सर जेम्स ने लाया था। कोड लाने के लिए किसने बोला था बेटा? सर जेम्स ने। मतलब अपन पहुंच चुके ब्रिटिश लॉ में, जब अपने ऊपर राज हो रहा था, है ना। ब्रिटिश जब अपने ऊपर राज कर रहे थे तब ये बातें निकली थी कि इंडिया एविडेंस लॉ अपने देश में होना चाहिए। ठीक है। तो जो एविडेंस लॉ था वो भले ही ब्रिटिश ने लाया, बट आज के केस में उसको बोला जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है। वो टाइम पे देखो 1872 में एक्ट आया, 1868 में, इसके पहले 39 सेक्शन बनाए गए थे। टोटल कितने सेक्शन बनाए गए थे? 39 सेक्शन बनाए गए थे इंडियन एविडेंस एक्ट। तो देखो एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया बेटा? 1872 में। और ब्रिटिश वाला कब आया था? ब्रिटिश वाला पहले तो लाया किसने था? सर जेम्स ने लाया। जेम्स भाई साहब ने बोला था। और कब लाया था बेटा? 1868 में। और कितने सेक्शंस थे इसमें? 39 सेक्शंस थे टोटल। कितने सेक्शंस थे? 39। ठीक है। आगे क्या बोलते हैं देखो। पहले ब्रिटिश अपने ऊपर राज कर रहा था, है ना। ब्रिटिश अपने ऊपर वो टाइम पे क्या कर रहा था बेटा? राज, इंडिपेंडेंस के पहले की बात है। तो अपने देश को ये इररिलेवेंट कोड माना जाता है। इररिलेवेंट मतलब सही की गलत, गलत। बट 1870 में
एक बिल पास हुआ। बिल मतलब ही लोकसभा और राज्यसभा के सामने ये बिल रखा गया, वो टाइम पे प्रीवी काउंसिल और वो जो थे उनके सामने रखा गया, और उन्होंने बोला कि प्रेजेंट एविडेंस एक्ट 1872 जो कि प्रिपेयर किया है जेम्स टेपिन ने, वो इंडिया को भी एप्लीकेबल होना चाहिए। जो कि प्रेजेंट किया था किसने बेटा? जेम्स टेपिन ने। वो इंडिया को भी एप्लीकेबल होना चाहिए, क्या करके? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 करके। ठीक है। अब पार्टीशन होने के बाद, मतलब ही इंडिया पाकिस्तान अलग अलग होने के बाद, ये पूरे देश को एप्लीकेबल हो जाता है, मतलब इंडिया को भी होता है और पाकिस्तान को भी होता है, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को होता नहीं है। ये एक्ट में टोटल 11 चैप्टर्स है। कितने सेक्शन है? 167 सेक्शन है। और कौन से दिन पे एप्लीकेबल हुआ था? 1 अप्रैल 1872 को ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था। ऑल ओवर इंडिया में क्या हो गया था बेटा? एप्लीकेबल। पूरा पॉइंट क्लियर है? तो एक बार देखो, लिख लो बेटा फटाफट से। देखो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बट कुछ बातें जानना जरूरी होती है ना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही जरूरी नहीं है इसमें। तो पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करूं मैं, तो देखो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आया था, ब्रिटिश के ज़माने से चलते आ रहा है। तो 1870 में जो एविडेंस से रिलेटेड क्या पास किया था? बिल। क्या पास किया था बेटा? बिल। उसमें टोटल कितने सेक्शंस? 163। ठीक है। पहले इररिलेवेंट माना जा रहा था। इररिलेवेंट मतलब अपने देश के लिए सही नहीं है, बट फिर बोला गया नहीं नहीं रिलीवेंट है, कोई दिक्कत नहीं, अपने देश को भी क्या कर दो? अपने देश को भी क्या कर दो? एप्लीकेबल कर दो। कौन से ईयर में? 1872 में। ठीक है। पहले पाकिस्तान इंडिया दोनों को एप्लीकेबल होता था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। अब बेटा पूरे के पूरे इंडिया को क्या हो जाता है? एप्लीकेबल हो जाता है 1 अप्रैल 1872 से। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोलता है देखो। आगे बोलता है लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस may be defined as a system of rules for asserting the contravenous question of the facts in the judicial inquiry। अब देखो, जब दोनों पार्टीज कहाँ पे पहुंची थी? कोर्ट में। दोनों पार्टीज कहाँ पे पहुंची थी बेटा? कोर्ट में पहुंची थी। ये पार्टी देखो, ये वाली पार्टी, ये वाली पार्टी। तो क्या है, एक दूसरों ने एक दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाए होंगे, है ना। एक पार्टी ने दूसरे ऊपर के ऊपर इल्जाम लगाया होगा, दूसरी पार्टी ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया होगा, है ना। तो जो भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, कॉन्ट्रावेंशन मतलब जो भी इल्जाम लगाए गए, किसने? एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के ऊपर, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। उससे रिलेटेड क्या बनाता है बेटा? रूल्स बनाता है। ठीक है। और रूल्स बनाने के बाद उसके ऊपर क्या की जाएंगी? इंक्वायरी। क्या की जाएंगी बेटा? इंक्वायरी। फिर एक पार्टी जीतेंगी, एक पार्टी हारेंगी, तो एक पार्टी को राइट मिलेगा, एक पार्टी को क्या मिल जाएगा बेटा? लाइबिलिटी। साथ में ये लॉ जो है वो सेट ऑफ रूल्स करता है और प्रिंसिपल भी बनाया इसने। ठीक है। इसको ही क्या बोला जाएगा? लॉ ऑफ एविडेंस। पूरी कहानी क्लियर है क्या बेटा? यहाँ तक तो देखो, लॉ ऑफ एविडेंस जैसे ही अपने देश में क्या हुआ? लागू हुआ, इसने क्या बना के रखे? रूल्स। कि जितने भी कॉन्ट्रावेंशन होंगे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब ही है जो केस चल रही है उसके ऊपर अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ, कॉन्ट्रावेंशन मतलब ही कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वो केस में लॉ ऑफ एविडेंस के रूल्स को फॉलो किया जाएगा। साथ में एक पार्टी जीतेंगी, एक पार्टी हारेंगी, तो क्या मिलेगा? राइट्स और लाइबिलिटीज। और तीसरा, क्या यहाँ पे ऑलरेडी रूल्स बनाए गए? यस, इसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है। साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट कंसोलिडेट करता है, डिफाइन करता है, अमेंड करता है। कंसोलिडेट मतलब बनाता है, डिफाइन मतलब डेफिनेशंस देता है, और अमेंड मतलब ही अमेंडमेंट करते रहता है टाइम टू टाइम। अब देखो, पुराने जमाने का अभी तक अपर चलाएंगे तो अपने दिमाग का डैश डैश हो जाएगा, तो इसके लिए पुराने जमाने का आप चलाने वाले नहीं। ये जो एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल होता है, पूरे के पूरे देश को क्या हो जाता है बेटा? एप्लीकेबल। कौन सी प्रोसीडिंग में? जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग का मीनिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जब दोनों पार्टीज कहाँ पे पहुंच जाती है? कोर्ट में, और उनकी केस सॉल्व होते रहती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? जुडिशियल प्रोसीडिंग। एंड इंक्लूड्स मार्शल कोर्ट्स। मार्शल कोर्ट्स आर्मी नेवी वाले कोर्ट्स जो रहते हैं वो, बट कुछ कुछ कोर्ट्स को छोड़ के, जैसे जो कोर्ट आर्मी एक्ट का आता है, नेवल डिसिप्लिनरी का आता है, या फिर नेवल डिसिप्लिनरी एक्ट का, या फिर एयरफोर्स का आता है, इसको छोड़ के जितने भी कोर्ट्स बचे हैं छोटे मोटे आर्मी नेवी से रिलेटेड,
वो सभी को ये एक्ट क्या हो जाएगा बेटा, एप्लीकेबल। क्लियर है? ठीक है, चल। तो किसको एप्लीकेबल होता है और किसको एप्लीकेबल नहीं होता है? देखो किसको एप्लीकेबल होता है और किसको एप्लीकेबल नहीं होता है। पहले तो इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया। इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सटेंड होता है कहां तक बेटा? होल ऑफ इंडिया। किसको एप्लीकेबल होता है? सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग को एप्लीकेबल होता है, सभी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सबको एप्लीकेबल होता है। मार्शल कोर्ट को एप्लीकेबल होता है, बट बताओ ना किसको एप्लीकेबल नहीं होता है? आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिनरी एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिनरी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट को एप्लीकेबल होता नहीं है। ये सभी को एप्लीकेबल होता नहीं है। साथ में अगर एफिडेविट, एफिडेविट मतलब प्रूफ, एफिडेविट मतलब क्या बेटा? केस से रिलेटेड प्रूफ। अगर किसने लाके बता दिया, कोर्ट या फिर ऑफिसर ने, अरे खत्म विषय। अगर कोर्ट ही ढूंढ के ला रहा है सब कुछ, तो तुमको क्या घंटा करने का है? तुमको कुछ भी नहीं करने का है वहां पे, है ना? कोर्ट ही ढूंढ के ला रहा है। अगर तुम लोग ढूंढ के लाए तो, पार्टीज ढूंढ के लाई तो एप्लीकेबल, कोर्ट ने ढूंढा तो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है? और कोई भी प्रोसीडिंग अगर किसके पास चल रही है, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर मतलब वो बंदा जो कि एक्सटर्नल पार्टी है और जो तुम्हारे पार्टीज के बीच में का डिस्प्यूट लीगल तरीके से कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना? तो इसको एप्लीकेबल होता नहीं है। तो एक बार बताऊंगी किसको एप्लीकेबल होता है, किसको नहीं होता। इंडियन एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू, दो चीजें इधर, तीन चीजें उधर। ठीक है? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग, martial court, but martial court if it is of a army, naval, इंडियन नेवी डिसिप्लिन और एयरफोर्स, तो उसको एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। एफिडेविट अगर कोर्ट और ऑफिसर ने दिया तो एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। और अगर तुम्हारी केस आर्बिट्रेटर के पास चल रही है तो भी एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। क्लियर है बेटा? चलो भाई, यहां से चालू होता है मेन मुद्दा। ठीक है? यहां से चालू होता है मेन मुद्दा। अभी तक देखो जस्ट एज ए इंट्रोडक्शन करके विषय था, अब मेन मुद्दे पे आएंगे बेटा। यहां से चालू होगा मेन मुद्दा। आते जुडिशियल प्रोसीडिंग, ध्यान दो। अब देखो जब तक ये डेफिनेशन ना समझे तब तक अपन आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक कोर्ट ऑफ लॉ में तुम्हारी केस नहीं जाएंगी तब तक क्या एविडेंसेस आएंगे? नहीं। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए बेटा? जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब ध्यान दो, ये बीएफ है, ये जीएफ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मामला है। जीएफ ने वादे किए थे, कुछ वादे अधूरे ही रह जाते हैं। तो जीएफ ने कुछ वादा किया था कि शादी करूंगी तो सिर्फ तुझसे, बाकी ये दुनिया में कोई भी आ जाए तो भी मैं साला उससे शादी नहीं करूंगी। ठीक है? ऐसे वादे किए थे उसने 4-5 साल पहले। बट क्या हुआ ना, जब शादी करने का टाइम आया तो एक गवर्नमेंट वाला बंदा आया, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो बताओ अब साली शादी किससे करने को रेडी हो जाएंगे? गवर्नमेंट वाले से, है ना? क्योंकि इनके पास होता है बेटा पैसा, इनको मिलती है छुट्टियां। अपने जैसे प्राइवेट वाले को क्या है, बेचारा 12-12 घंटे इधर मरा रहा है ना बेटा? तुम लोग समझ रहे हो भावनाएं, है ना? तो गर्लफ्रेंड ने बोला साला मैं अब शादी करूंगी तो किससे करूंगी? साला गवर्नमेंट वाले से करूंगी, तेरे से शादी करना कैंसर। ठीक है? दोनों के बीच में हो गया झगड़ा, दोनों के बीच में हो गया झगड़ा। दोनों पहुंच गए कहाँ पे? कोर्ट में। दोनों पहुंच गए कहाँ पे बेटा? कोर्ट में। ठीक है? अब दोनों के बीच में कैसी प्रोसीडिंग होंगी? जुडिशियल प्रोसीडिंग होंगी। कैसी प्रोसीडिंग होंगी? जुडिशियल प्रोसीडिंग होंगी। जुडिशियल प्रोसीडिंग को एक्चुअल में कहीं पे भी डिफाइन किया हुआ नहीं है। जुडिशियल प्रोसीडिंग को एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन किया हुआ नहीं है। बट जुडिशियल प्रोसीडिंग को सेक्शन 2 सबसेक्शन आई ऑफ सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। कहां पे डिफाइन किया गया है? सीआरपीसी में। ठीक है? ये ऐसी प्रोसीडिंग है जहां पे एविडेंसेस दिए जाएंगे और एविडेंस जो दिए जाएंगे वो ओथ पे दिए जाएंगे। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ, दोनों बीएफ जीएफ पहुंच चुके कहां पे बेटा? कोर्ट में। कोर्ट में उनको कठेरे में खड़ा किया जाएगा। दिस इज द खटारा, खटारा नॉट कठेरा। यहाँ पे खड़ा है एडवोकेट, मतलब मैं। यहाँ पे खड़ा है दूसरा एडवोकेट सामने वाली पार्टी का। अब मैं बुलाऊंगा मेरी वाली पार्टी को, बोलूंगा आ कटहरे में खड़ा रहे। ठीक है? वो आके खड़ा हो गया कटहरे में।
मेरा साइड BF वाला है, उसका साइड GF वाला है, वो आके खड़ा हो गया कटरे में। ठीक है। अब जैसे ही वो कटरे में आता है, एक बंदा उठ के आएगा। ठीक है। डिंग डांग गीता लेके आएगा। गीता अपनी जो बुक है बेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसको लेके आएगा, तुम्हारे सामने रखेगा और बोलेगा खाओ इसके ऊपर शपथ कि जो भी मैं बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है कि नहीं? तो तुम लोग शपथ खाते हो कि जो भी मैं बोलूंगा, सच के बिना कुछ नहीं बोलूंगा। तो तुम लोग क्या ले रहे हो? ओथ। है ना? कि जो भी एविडेंसेस मैं देने वाला हूँ, जो भी मैं क्या देने वाला हूँ, एविडेंसेस, वो गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो मैं भी बोलूंगा सच बोलूंगा, और एविडेंसेस दूंगा वो कैसे दूंगा? सच। डेफिनेशन सबको क्लियर है? ठीक है। अब आगे, इनकम टैक्स एक्ट और आर्बिट्रेटर के पास जो प्रोसीडिंग होती है उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं माना जाता है। इनकम टैक्स एक्ट और आर्बिट्रेटर में जो प्रोसीडिंग होती है उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना नहीं जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? इनकम टैक्स एक्ट खुद से एक एक्ट है, और इसके खुद के क्या होते हैं बेटा? कोर्ट्स होते हैं। तो उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आने का संबंध ही नहीं है, वो खुद के कोर्ट में जाएंगे। और आर्बिट्रेटर के बारे में तो तुमको पता ही है। आर्बिट्रेटर मतलब वो बंदा होता है जो एक्सटर्नली तुम्हारा केस सॉल्व करके देगा। ठीक है। बट क्या कोर्ट की तरह ही करके देगा? यस। तो वहां पे कोई एविडेंस वगैरह नहीं, जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं तुमको डिटेल में काफी हद तक बता दूंगा। तो दो जगह को जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं बना जाएगा, एक तो इनकम टैक्स एक्ट और एक तो आर्बिट्रेटर। ठीक है बेटा? क्लियर है? यार क्लियर है? सिर्फ अब देखो, मेरा जो क्लाइंट था दैट वाज BF, उसको मैंने बोला एफिडेविट दे। व्हाट इज एफिडेविट? प्रूफ। है ना? वो जो जज बेटा रहेगा कटहरे में, है ना, वो मुझे पूछेगा कि बताओ कौन से बेसिस पे आप इसका केस लड़ रहे हो। तो मैं बोलूंगा इसकी माँ का। और बाप रे बाप, भगवान! तो मैं क्या मेरे क्लाइंट से सारी बातचीत कर चुका हूँ? है ना? क्या मैंने उससे सारे डॉक्यूमेंट्स ले चुका हूँ? है ना? तो क्या मेरे पास एफिडेविट होना चाहिए क्या? यस, एफिडेविट होना चाहिए। एफिडेविट के बेसिस पे जो भी कॉम्पिटेंट टू एडमायर है ऑन ओथ, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट मैं जज के सामने जाके पेश करूंगा बेटा, वो सारे ओथ पे होने चाहिए, मतलब रियल होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए। ठीक है? सिर्फ एफिडेविट देने से उसको एविडेंस माना नहीं जाएगा, बट पार्टीज का कंसर्न, मतलब मैंने मेरे पहले क्लाइंट से बात करनी है, क्लाइंट को बताना है कि भाई देख, तू जो डॉक्यूमेंट दे रहा है मैं कोर्ट के सामने पेश करने वाला हूँ, तो तू सही है ना? तू गलत तो नहीं है? ये बात मेरे को उससे करनी पड़ेगी। क्या सबको सारी बातें क्लियर है? तो बेटा बाजू में लिख लो ना कुछ कुछ पॉइंट्स। देखो, जेपी को इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया हुआ नहीं है। इट इज डिफाइंड अंडर CRPC। CRPC में क्या डेफिनेशन है, जहां पे अपन क्या देंगे? एविडेंस प्लस ओथ, ये दोनों चीजें अपन देने वाले हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ जेपी। ठीक है? अब इसमें दो, जेपी में दो चीजें नहीं आती। विच आर दोज? फर्स्ट वन इज इनकम टैक्स एंड सेकंड वन इज आर्बिट्रेटर। ठीक है? जेपी को अगर प्रूव करना है, कोर्ट को अगर तुमको साबित करना है कि हम सच है और सामने वाला गलत है, तो तुमको उसको क्या देने पड़ेंगे बेटा? एफिडेविट। तुमको उसको क्या देने पड़ेंगे बेटा? एफिडेविट। एफिडेविट भी किसके कंसर्न के साथ होना चाहिए? पार्टी के। बिना पूछे देने का नहीं, पार्टी का क्या लेने का बेटा? एक अप्रूवल। ठीक है? सबने लिख लिया बेटा यहाँ तक के? देखो एक बार लिख लो अच्छे से पॉज करके, दिस इज द डेफिनेशन। और ये मैं तुमको बोल रहा हूँ, ये 5 मार्क के लिए आ सकती है। कितने मार्क के लिए आ सकती है? 5 मार्क के लिए ये डेफिनेशन तुम्हारे पेपर में बन सकती है। बड़े बेटा आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलते हैं देखो। मीनिंग ऑफ एविडेंस एज पर इंटरप्रिटेशन क्लॉज।
अब देखो जो पहला डेफिनेशन पढ़ा ना अपन, दैट वाज अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट, मतलब सीआरपीसी के हिसाब से, है ना। अब जो दूसरा को अपन पढ़ रहे हैं वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज के हिसाब से। इंटरप्रिटेशन क्लॉज मतलब ही ऐसा एक्ट जो कि तुमको प्रॉपर तरीके से सारी चीजों का मीनिंग बताता है। इंटरप्रिटेशन मतलब सारी चीजों को बारीकी से समझना। तो ये क्या बोलता है देखो, दिस सेक्शन, द सेक्शन uses the word mean and include. It includes two type of evidence, oral evidence and documentary evidence. इंटरप्रिटेशन एक्ट ये बोलता है कि जो तुम लोग एविडेंस देने वाले हो, इसमें दो टाइप के एविडेंस हैं। इसमें कितने टाइप के एविडेंस होंगे, एक तो ओरल और एक तो डॉक्यूमेंट्री। अब सर ओरल क्या होता है और डॉक्यूमेंट्री क्या होता है ये बता दो। तो तीन टाइप को ओरल एविडेंस माना जाएगा और बाकी सबको क्या माना जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो देखो सभी स्टेटमेंट जो मैंने कोर्ट में बोले, देखो जब मैं कटेरे में खड़ा था, मेरा क्लाइंट खड़ा था, मैं एडवोकेट करके उसका खड़ा था, तो मैंने उसको 4 सवाल पूछे और उसने उसके जवाब दिए। तो जो भी जवाब उसने दिए वो ओरली दिए। तो जो जवाब उसने ओरली दिया उसको ओरल एविडेंस माना जाएगा। ठीक है। अब वो गया बाहर, उसका दोस्त आया, है ना, एज अ विटनेस करके उसको मैंने बुलाया कि भाई ये अदालत ये कोशिश करती है कि अब इसको बुलाया जाए, हाजिर हो। उसका दोस्त आया, वो विटनेस बन के आया था। तो जो भी उसने भी स्टेटमेंट किया उसको भी ओरल एविडेंस बोला जाएगा क्योंकि वो ओरली बोला था। ठीक है। और जो चीजों के ऊपर जो चीजों के ऊपर इंक्वायरी हुई थी, इंक्वायरी मतलब ही क्या कि एक बंदे को कोर्ट ने भेजा था सीआईडी जैसा। कैसा बेटा, सीआईडी जैसा, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो वहां पे वो लोग जहाँ पे मर्डर हुआ रहता है वहां पे वो जाते कि नहीं जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो आजू बाजू में रहते हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो ये बातचीत भी कैसी है, ओरल है। तो ओरल में कितने टाइप आएंगे बेटा, तीन। जो स्टेटमेंट पार्टीज ने करे, जो स्टेटमेंट विटनेस ने करे और जो इंक्वायरी में मिले, ये तीनों को ओरल एविडेंस बोला जाएगा। क्लियर है बेटा। और जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इंस्पेक्शन पर्पस के लिए दिए थे कोर्ट को, उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोला जाएगा। उसको कैसा बोला जाएगा बेटा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोला जाएगा। पूरा पॉइंट क्लियर है यहाँ तक के बड़े। तो दो टाइप की डेफिनेशन होगी। फर्स्ट वन वाज रिलेटिंग टू द सीआरपीसी, सेकंड वाज रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अभी क्या बोलता है देखो, the word evidence in the act signifies only the instrument by the means of the relevant fact, underline कर लो बेटा, are brought before the court, the witness or document by the means of which the court is convinced of this fact. अब देखो मेरी केस चल रही है ना, केस चल रही है बीएफ और जीएफ की शादी से रिलेटेड। कैसे रिलेटेड, शादी से रिलेटेड। अब बताओ अगर शादी को छोड़ के वो जो घूमने फिरने गए थे उसके एविडेंस वो लेके आ रहे हैं कि देखो हम लोग यहाँ पे घूमने गए थे, फलाना टलाना ऐसा वैसा, इसने मुझे कान पट्टी मारी, उसने ऐसा किया, उसने फलाना किया टलाना किया, है ना। तो ऐसे सारे एविडेंस देके कोई मतलब नहीं है। कैसे एविडेंस कोर्ट के सामने पेश करने पड़ेंगे बेटा, रिलीवेंट। रिलीवेंट मतलब शादी से रिलेटेड मैटर है क्या, तो शादी से रिलेटेड ही देने का, बाकी सारा अपने को कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर एविडेंस अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कैसे दे सकते हैं, ओरली, पर्सनल, जो कि कोर्ट ने परमिट किए थे पार्टीज को, या फिर किसने दिए थे, विटनेस ने, या फिर अपन कैसे दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये तो ऊपर ही पड़ा था, विच में बी इंडक्टेड इन ऑर्डर टू प्रूव द सर्टन फैक्ट्स। तो ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपन क्यों देंगे, क्योंकि अपने को फैक्ट्स को क्या करने का है बेटा, प्रूव करने का। देयर मस्ट बी एन ओपन एंड विजिबल कनेक्शन बिटवीन प्रिंसिपल फैक्ट एंड एविडेंटरी फैक्ट। देयर शुड बी connection, there should be connection between principal fact and evidentiary facts. What is principal, principal मतलब जिससे related कांड हुआ था। and what is evidentiary, evidentiary मतलब जो सबूत तुमने पेश किए वो दोनों भी सेम होने चाहिए, मतलब कनेक्टेड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा, कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है। the fact which form a part of a transaction through not in issue and place or different times and places। अच्छा, क्या सारे फैक्ट्स एक ही जगह पे मिलेंगे कि अलग अलग प्लेसेस पे मिल सकते हैं? यस, अलग अलग प्लेसेस पे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी मिलो, कैसे भी मिलो, बट उसको पेश कर दो कहाँ पे बेटा, कोर्ट में। ये बोलता है सेक्शन नंबर 3। क्लियर है सबको।
इट मे बी नोटेड दैट एंड एज पर द अमेंडमेंट मेड इन 2000, अपन ने ऊपर ही पढ़ा था कि कंसोलिडेट भी होता है, अमेंड भी होता है, चेंजेस भी होते हैं। तो जो अमेंडमेंट हुआ था कब हुआ था? 2000 में, इंडियन एविडेंस एक्ट। उसमें सेक्शन नंबर 3 में बोला था क्या कि सभी डॉक्यूमेंट्स अपन जो पेश कर रहे हैं इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट के लिए, या फिर सभी डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होता है आज के डेट में कौन सा वाला डॉक्यूमेंट? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। तो जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या बोला था बेटा? कि डॉक्यूमेंट नाउ इंक्लूड्स व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है। लास्ट में क्या बोलता है देखो, इन जनरल द रूल ऑफ एविडेंस आर सेम इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एंड मार्क्ड डिफरेंस एट as to the effect of the evidence in civil and criminal proceeding. अब रूल ऑफ एविडेंस ये दोनों को सेम ही एप्लीकेबल होता है, चाहे सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। बट एविडेंस देने का तरीका दोनों में अलग अलग है, सिविल में अलग है और क्रिमिनल में अलग है ना। साथ में कुछ चीजों को और यहाँ पे डिफाइन किया गया है, बर्डन ऑफ प्रूफ को। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब वो चीज होती है बेटा, जैसे मेरे साथ कांड हुआ है तो क्या कोर्ट में जाके मुझे ही खुद को समझाना पड़ेगा कि मेरे साथ कांड हुआ था? यस। तो मेरे ऊपर क्या आ रहा है बेटा? बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है। क्या ऑफेंस चार्ज हुआ था, क्या गलत काम मेरे साथ हुआ था, किस तरीके की डिग्री पास होंगी, ये सारी चीजें मुझे कोर्ट में जाके प्रूफ करनी पड़ेंगी। सारी बातें सबको क्लियर है बेटा? तो एक बार पूरा डेफिनेशन देखो, बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, मैं बता देता हूँ। इंडियन एविडेंस एक्ट में इसको कहीं पे भी डिफाइन किया हुआ नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट में इसको कहीं पे भी डिफाइन किया हुआ नहीं है। इसको डिफाइन किया गया सीआरपीसी, जहाँ पे एविडेंस प्लस ओथ दोनों मिलेगा। बट जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर इनकम टैक्स एक्ट के आर्बिट्रेशन के, तो वो केस में ये एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग में एफिडेविट देने से काम नहीं होने वाला, दोनों पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए। ठीक है। फिर इंटरप्रिटेशन की क्लॉज की बात करूं तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज ये बोलता है कि एविडेंस जो है वो दो हिस्सों में बंटता है, एक तो ओरल और एक तो डॉक्यूमेंट। ओरल एविडेंस मतलब वो एविडेंस होते हैं जो कि 3 टाइप में बटे जाते हैं, एक तो पार्टीज ने दिया है विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, या फिर विटनेस ने दिया है, या फिर इंक्वायरी में मिला है, इसको ओरल एविडेंस बोला जाएगा। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं उसको बोला जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है। अब यहाँ पे तुमको जो फैक्ट पेश करने हैं वो रिलीवेंट फैक्ट पेश करने हैं। सेक्शन नंबर 3 बोलता है कि तुम लोग दोनों तरीके से क्या दे सकते हो? एविडेंसेस दे सकते हो। दोनों तरीके से क्या दे सकते हो? एविडेंसेस, बट वो कनेक्शन के साथ होने चाहिए। प्रिंसिपल फैक्ट और एविडेंटरी फैक्ट दोनों का कनेक्शन होना चाहिए। 2000 में जब नए से एक्ट को अमेंड किया गया था बेटा, तो उसमें डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दोनों को इंक्लूड किया गया था। यहाँ तक की डेफिनेशन याद रख लो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ी है। ठीक है। अब देखो मैं बाजू में लिख के देता हूँ, तुम लोग लिख लो। सेकंड वाज द इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में क्या लिखोगे बेटा? तुम लोगों को पता है, एक तो लिखोगे तुम लोग ओरल एविडेंस, एक तो तुम लोग लिखोगे, अरे इसको क्या ओरल, और एक तो क्या लिखोगे? डॉक्यूमेंट्री। ओरल में कितने टाइप लिखोगे बेटा? 3। ठीक है। तीनों टाइप लिख लेना। कंसेंट ऑफ कोर्ट, फिर दूसरा था विटनेस, दूसरा कौन सा था बेटा? विटनेस। और तीसरा जो था दैट वाज इंक्वायरी। डॉक्यूमेंट्री में कितने आते हैं? एक तो डॉक्यूमेंट खुद, और एक तो कौन सा आता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है। फिर तुमको क्या प्रूफ करने का है कोर्ट में? रिलेवेंट फैक्ट प्रूफ करने का है। क्या प्रूफ करने का है बेटा? रिलेवेंट फैक्ट। जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिलेवेंट फैक्ट। फिर सेक्शन नंबर 3 में सेम ही लिखना है कि 2 टाइप के एविडेंस तुम लोग दे सकते हो, ओरल प्लस डॉक्यूमेंट। ये लिखना पड़ेगा पहले तो, ओरल प्लस डॉक्यूमेंट, ये पॉइंट नंबर ए। फिर पॉइंट नंबर बी में लिखना पड़ेगा तुमको
कि भाई कनेक्शन होना चाहिए, there should be a connection between which facts, principal fact and evidentiary fact. प्रिंसिपल फैक्ट एंड, अरे यार इसको क्यों नहीं चल रहा है ये, एविडेंटरी फैक्ट्स, ये दोनों का कनेक्शन होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट तुम लोग लिखोगे कि 2000 में जब क्या हुआ था बेटा, अमेंडमेंट हुआ था, अमेंड हुआ था एक्ट, तो डॉक्यूमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। अब सबको सारी डेफिनेशन क्लियर है बेटा, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी थी, तो इट टेक्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। और आई होप सो सबको जुडिशियल प्रोसीडिंग क्लियर है, तुम लोग अच्छी तरीके से इसको लिख लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस, एविडेंस देने के कोर्ट में अलग अलग टाइप्स है। तो कितने टाइप है बेटा, टोटल 3 टाइप से अपन एविडेंस दे सकते हैं। फर्स्ट वन इज ओरल, ओरल मतलब जाने का और थोबड़े में से कोर्ट के सामने बोलने का। कैसे बेटा, जाने का और थोबड़े में से बोलने का। तो देखो सेक्शन नंबर 59 में सभी फैक्ट्स, सभी फैक्ट्स, सभी फैक्ट्स को ओरल माना जाएगा। को कैसा माना जाएगा बेटा, ओरल माना जाएगा। बट किसको छोड़ के, डॉक्यूमेंट को छोड़ के, है ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को छोड़ के जितने भी सारे एविडेंस है उसको ओरल एविडेंस माना जाएगा, ठीक है। साथ में ऑल केसेस में, सभी केसेस में अपन ओरल एविडेंस का इस्तेमाल कर सकते, अपन ओरल एविडेंस का इस्तेमाल कर सकते, सभी केसेस में अपन ओरल एविडेंस का इस्तेमाल कर सकते। So there are 3 types of evidences. First one is oral evidence, which comes under section number 59, which states that सभी facts को orally माना जाएगा unless and until वो documentary नहीं है, और सभी cases में oral evidence को गिना जाएगा, ठीक है बेटा। फिर ये आता था सेक्शन नंबर 59 में, फिर आता है डॉक्यूमेंट्री में। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आता है सेक्शन नंबर 61 में, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वन इज प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी। आई होप सो तुमको प्राइमरी और सेकेंडरी पता है। प्राइमरी मतलब वो डॉक्यूमेंट जो कि फर्स्ट टाइम बना है, फर्स्ट टाइम, अभी तक कभी इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था, है ना। जैसे किसी का मर्डर हुआ, किसी का क्या हुआ बेटा, मर्डर, और मैं गया, मैंने सारी डिटेल बनाई कि क्या मर्डर हुआ, कौन सी जगह पे हुआ, कितने बजे बना, क्यों हुआ, कौन सी जगह पे हुआ, किसने मर्डर किया, ये सारी डिटेल मैंने बनाई। तो बताइए कैसा एविडेंस है, प्राइमरी, फर्स्ट टाइम बना था। और जो डॉक्यूमेंट्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे तुम लोग नेट पे सर्च करते हो, नेट पे जब सर्च करते हो तो जो डॉक्यूमेंट तुम लोग डालोगे वो मिल जाएगा अगर, तो उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है, उसको अपन कैसा बोलेंगे, सेकेंडरी एविडेंस। अच्छा, प्राइमरी एविडेंस मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, तो क्या कोर्ट इसके ऊपर इंस्पेक्शन करेगा, यस, कोर्ट इसके ऊपर क्या करेगा बेटा, इंस्पेक्शन, कि जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है वो सही तरीके का है या नहीं है, इसको चेक कौन करेगा बेटा, अपना कोर्ट। और सेकेंडरी एविडेंस में सर्टिफाइड कॉपीज आती है, मैकेनिकल प्रोसेस से जो कॉपीज बनाई गई है वो आती है, कॉपी जो कि फॉर्म एंड कंपेयर्ड है, काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। मतलब तुम लोग समझ रहे हो, विच आर इजीली अवेलेबल, विच आर इजीली अवेलेबल और इंटरनेट, और जिसके बारे में ऑलरेडी जानकारी बन चुकी है, दैट आर द सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 64 की बात करूं, तो ये बोलते हैं 64, ये बोलते हैं कि कौन से एविडेंसेस को प्रूव करो, प्राइमरी एविडेंस को। 65 ये बोलते हैं कि कौन से एविडेंस को प्रूव करो, सेकेंडरी एविडेंस को, ठीक है। 64 में किसको प्रूव करने का है, प्राइमरी को। और 65 में किसको प्रूव करने का है, 65 में किसको प्रूव करना है, सेकेंडरी को, ठीक है। सबको सारी बातें क्लियर है बेटा। और थर्ड टाइप इज इलेक्ट्रॉनिक, अभी अभी पढ़ा अपन ने, 2000 में अमेंडमेंट आया था, उन्होंने बोला कि आज के डेट में तुम लोग कैसा वाला एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाला। सेक्शन 65 बी में भी दो तो भी उसको एडमिसेबल, एडमिसेबल मतलब ही
कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा, कोर्ट उसको क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट करेगा, ऐसा माना जाएगा। पूरी कहानी सबके दिमाग में घुस गई है ना? तो एक बार बताऊंगे, वी स्टार्टेड विथ एवरीवन आउट देयर, एवरीवन आउट देयर, सोने का नहीं भाई, थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है वैसा है, बट मैं करवा के दूंगा, ये अपनी गारंटी है। ठीक है, तो बताओ, जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब वो प्रोसीडिंग जिसको कहीं पे भी डिफाइन किया हुआ नहीं है, जिसको कहीं पे भी डिफाइन किया हुआ नहीं है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, बट इट इज डिफाइंड अंडर सीआरपीसी, जहां पे एविडेंस और ओथ दिया जाता है उसको अपन बोलेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग। इट डज नॉट इंक्लूड, एक तो इनकम टैक्स का जुडिशियल प्रोसीडिंग और एक तो आर्बिट्रेशन का जुडिशियल प्रोसीडिंग, जहां पे एफिडेविट दिया जाता है, बट एफिडेविट विद द कंसेंट ऑफ पार्टी होना चाहिए, तभी तो उसको लीगल माना जाए। अगर इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बात करो तो दो टाइप के एविडेंस अपन दे सकते हैं, एक तो ओरल और एक तो डॉक्यूमेंट्री। ओरल में अपने पास तीन टाइप है, एक तो कंसर्न विद द कोर्ट, विटनेस और इंक्वायरी, और डॉक्यूमेंट्री में डॉक्यूमेंट्री खुद और इलेक्ट्रॉनिक। फिर जो भी फैक्ट तुम लोग प्रोवाइड करोगे वो रिलेवेंट फैक्ट होना चाहिए। सेक्शन नंबर 3 बोलता है कि ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों चलेगा, बट इट शुड बी कनेक्शन विद द प्रिंसिपल फैक्ट एंड एविडेंटरी फैक्ट, है ना? और 2000 में जो अमेंडमेंट आया था वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितने टाइप के एविडेंस अपन दे सकते थे? देयर आर थ्री टाइप्स, एक तो ओरल, एक तो डॉक्यूमेंट्री एंड एक तो इलेक्ट्रॉनिक। ये तीनों टाइप के अपन एविडेंसेस दे सकते। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते चैप्टर में। चैप्टर डिवाइड हो जाता है तीन पार्ट्स में। चैप्टर टोटल कितना डिवाइड होता है? तीन पार्ट्स। चैप्टर नंबर 1 इज रिलेटिंग टू रिलीवेंसी ऑफ द फैक्ट, जिसमें सेक्शन 1 से लेके 4 डील करता है बेटा रिलीवेंसी ऑफ द सॉरी प्राइमरी पॉइंट्स के साथ। और चैप्टर नंबर 2 डील्स विद रिलीवेंसी ऑफ द फैक्ट, जहां पे सेक्शन नंबर 5 से लेके 55 आता है। चैप्टर नंबर 2 प्रूफ के साथ डील करता है, जो कि चैप्टर नंबर 3 और 4 में आता है, सेक्शन 56 से लेके 100। और चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 3 प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस 7 और 8, 7 और 11 तक के, सेक्शन नंबर 101 से लेके 167। तो तीन हिस्सों में बटा हुआ है पूरा ये बेटा अपना एविडेंस एक्ट। पहला है रिलीवेंसी ऑफ द फैक्ट, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन 1 से लेके 4 प्राइमरी बेसिक बेसिक चीजें बताएंगे। चैप्टर नंबर 2 5 से लेके 55 रिलीवेंसी ऑफ द फैक्ट, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्ट है। प्रूफ देने हैं तो चैप्टर नंबर 3 और 4 56 से लेके 100। और प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस अगर तुमको करना है तो चैप्टर नंबर 7 से लेके 11 तक के, सेक्शन 101 से लेके 167। ठीक है, चल चालू करेंगे फैक्ट के साथ। सभी डेफिनेशन आईएमपी, सभी डेफिनेशंस। ठीक है, फैक्ट। अब चलो, मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं जो तुमको बता रहा हूँ, जो मैं तुमको सिखा रहा हूँ, दैट इज फैक्ट, है ना? दिस इज द फैक्ट। मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ क्या तुमको? नहीं ना यार, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सही है, और जो लॉ में लिखा हुआ है वही मैं तुमको बता रहा हूँ, है ना? तो फैक्ट की डेफिनेशन, जो भी अपन चीजें बता रहे, दैट शुड बी द फैक्ट। रियल कोर्ट में जब जाते हो तो सच में बोलो तो कुछ भी रियल नहीं होता है, सब कुछ झूठ झूठ ही होता है। बट ऐसा नहीं कि हमेशा ही झूठ होता है। 90% ऑफ टाइम इट इज ट्रुथ, एंड 10% ऑफ टाइम इट इज फॉल्स, गलत होता है बहुत टाइम। तो सेक्शन नंबर 3 के अनुसार फैक्ट मतलब कोई भी चीज हो सकती, कोई भी, एनीथिंग कैन बी अ फैक्ट, और स्टेट ऑफ थिंग रिलेटेड टू द फैक्ट, और रिलेशन ऑफ थिंग कनेक्टेड टू द फैक्ट, है ना? तो फैक्ट कैन बी एनीथिंग जिसके बारे में तुमको ऑलरेडी पता है, प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड मतलब ऑलरेडी पता है। या फिर कोई भी बंदा जो कि कॉन्शियस है, कॉन्शियस मतलब उसको ऑलरेडी पता है कि ऐसा ऐसा साला अपने गली में हुआ है। ये गली की आंटियां होती है ना, गली की आंटियां जो कुछ काम धंधा नहीं होता है, वो दूसरों के घरों में देख रहती है, इनके घर में क्या चल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो दे आर नोन विद एवरीथिंग, कौन कितने बजे आ रहा है, कौन कितने बजे आ रहा है, किसके घर पे कौन आया था, कब कितने बजे जाने वाला है। तो दे आर नोन विद एवरीथिंग, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉन्शियस है भाई, एक तो फिजिकली या फिर साइकोलॉजिकली। ठीक है, तो फैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 3। फैक्ट्स मीन एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, मेंटल कंडीशन जिसको कॉन्शियस है अपन, फिजिकली और साइकोलॉजिकली, उसको अपन बोलेंगे बेटा फैक्ट। बाकी सब उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए, ये सारे एग्जाम्पल तुम लोग पढ़ सकते हो। और लास्ट चीज पे आते हैं बेटा आज के दिन पे, दैट इज एविडेंस में भी गिवन द फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट।
फैक्ट इन इशू, जो कांड हुआ है। जब अपन फैक्ट दे किसके बारे में बेटा, कांड के बारे में, क्या कांड तुमने किया है, उसको बोलेंगे फैक्ट इन इशू, सब्जेक्ट मैटर इन शॉर्ट। और रिलीवेंट मतलब ही कनेक्टेड। एक फैक्ट जब दूसरे फैक्ट से क्या होता है, कनेक्टेड, तो उसका अपन क्या बोलेंगे बेटा, रिलीवेंट फैक्ट। जैसे मर्डर हुआ था, वहां पे गिरी थी बेटा बूंदे, खून की बूंदे गिरी थी, तो बताओ क्या खून की बूंदे वो मर्डर से कनेक्टेड है या नहीं, तो उसको अपन बोलेंगे रिलीवेंट फैक्ट। तो फैक्ट के दो टाइप्स, एक तो फैक्ट इन इशू और एक तो रिलीवेंट फैक्ट, जो कि बताया गया सेक्शन नंबर 5 में। कोई भी सूट या फिर प्रोसीडिंग में, मतलब जो तुम्हारी केस चल रही है, चाहे वो एग्जिस्टिंग में रहो या फिर नॉन एग्जिस्टिंग में रहो, every fact in issue or such other fact are hereinafter declared to be relevant। तो जो भी केस तुम लोग अगर चल रही है, उसमें अगर तुम लोग फैक्ट इन इशू के बारे में बता रहे हो, फैक्ट इन इशू मतलब ये सब्जेक्ट मैटर, जो चीज से रिलेटेड केस हुई थी, मर्डर से रिलेटेड हुई थी, ठीक है, तो सभी को रिलीवेंट माना जाएगा। रिलीवेंट मतलब सही माना जाएगा। क्लियर है बेटा? बाकी सब केसेस दी हुई है और तुम लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। अपन बाकी का कंटेंट देखेंगे कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।